नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मतलब जीएसटी में कैसे हम लोग किसी प्रोप्राइटरशिप कंपनी, किसी प्रोप्राइटरशिप का या किसी कंपनी का या पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह का कैसे हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे, वही आज के क्लासेस में हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने को दिस साइट पे जाना पड़ता है www.gst.gov.in। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइट है जीएसटी का। तो यहाँ पे जीएसटी साइट में हम लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग सर्विस में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन। सिंस क्योंकि आप अभी न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसीलिए मैं इस प्रोसेस से होके जा रहा हूँ। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, सर्विस, रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ से भी आप जा सकते हैं कि कौन कौन यहाँ पे पर्सन्स भी, उनका भी पर्सन का भी नाम दिया है कि कौन कौन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से भी जा सकते हैं। और देखिए एक मैं और आपको प्रोसेस दिखाऊं, इस होम पेज पे जाकर देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है टैक्स पेयर, मतलब जो टैक्स पेयर है वो यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिशनर होते हैं ना, जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, आपके सीएस हो गए, कोई कंपनी सेक्रेटरी, मतलब जो जीएसटी प्रैक्टिशनर है उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगा। और जो टैक्स पेयर, नॉर्मल टैक्स पेयर होंगे या जो टीडीएस या टीसीएस कलेक्टर होंगे या डिडक्टर होंगे, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगा, ठीक है ना। ये दोनों ही प्रोसेस यहाँ से भी आप कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग यहीं से करने वाले हैं अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, सर्विस, रजिस्ट्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोग अभी क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम लोग जो करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग टैक्स पेयर सेलेक्ट करने वाले हैं कि जिसका हम लोग रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं वो क्या है, टैक्स पेयर। और स्टेट में हम लोग क्या सेलेक्ट करने वाले हैं, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। हमारा जो टैक्स पेयर है वो वेस्ट बंगाल का है और डिस्ट्रिक्ट क्या है हमारा, नॉर्थ चौबीस परगना। और हमारे लीगल नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो लीगल नेम है वो है, चलिए हम लोग लिख देते हैं बिजनेस का लीगल नेम टेक पीबीटी एलटीडी, ठीक है, टेक प्राइवेट लिमिटेड। और टेक प्राइवेट लिमिटेड का जो पैन नंबर है वो मैंने पैन नंबर दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग टेक प्राइवेट लिमिटेड का एक पैन नंबर दे देते हैं और उस कंपनी का हम लोग ऑफिशियल जो मेल आईडी है वो मेल आईडी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। मतलब ऑफिशियल जो मेल आईडी होगा वो आप मेल आईडी डाल दीजिएगा और यहाँ पे आप उसका नंबर डाल दीजिएगा कंपनी का 7688032511 7688032511। और सिंस ये हम लोग जब ये ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद ये हम लोग कैप्चा डालने वाले हैं। तो कैप्चा देख लीजिए क्या है, अब 54। अच्छा एक काम कीजिए, अगर कैप्चा नहीं समझ में आए तो आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं, 487764, ठीक है ना। ये कैप्चा को यहाँ पे पुट करने के बाद जब प्रोसीड करेंगे तो अपना 2 ओटीपी जनरेट होगा, एक ईमेल आईडी पे और दूसरा मोबाइल नंबर पे। वो जो ओटीपी जनरेट होगा वो अभी हम लोग यहाँ पे चलिए डालने वाले हैं, पुट करेंगे अभी हम लोग। याद रखिएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का 2 पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं ना, हम लोग पार्ट ए कर रहे हैं। पार्ट ए से जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पार्ट ए से हमारा टीआरएन नंबर जनरेट होता है। याद रखिएगा, टीआरएन नंबर, टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर, जिसकी वैलिडिटी 15 डेज की होती है। अगर 15 डेज के अंदर अगर आप पार्ट 2 नहीं रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जो अपना टीआरएन नंबर जनरेट हुआ है 15 डेज में एक्सपायर हो जाएगा। तो चलिए हमारा ओटीपी जनरेट हो चुका है, ठीक है। और मेरे केसेस में ये दोनों ओटीपी सेम है, लेकिन आप लोगों के केसेस में ऐसा नहीं होगा। मोबाइल पे आपका अलग ओटीपी आएगा और ईमेल आईडी पे आपका अलग ओटीपी आएगा। तो मैंने प्रोसीड किया। अभी तक पार्ट ए ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि पार्ट ए रजिस्ट्रेशन करने पे आपका क्या जनरेट होता है, टीआरएन टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। ये टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर हमको कॉपी करके रखना पड़ेगा ताकि जब हम पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करें तो ये मेरे को हेल्प कर सके, क्योंकि पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने को टीआरएन नंबर
लगेगा। तो ये देख लीजिए, ये TRN नंबर टेम्प्रोरी TRN का फुल फॉर्म हो गया टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर। इसको मैंने कॉपी कर लिया। और ये पार्ट बी देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि पार्ट बी में आप मतलब जब पार्ट बी हम अप्लाई करेंगे तब वहाँ पे इसका एसेस लगेगा और इसकी वैलिडिटी 15 डेज की होगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ और जो TRN नंबर मैंने कॉपी किया था उस TRN नंबर को मैं अभी यहाँ पे पुट किया और ये कैप्चा मैंने डाल दिया 626318। ये प्रोसीड करने के बाद फिर से एक OTP जनरेट होगा। चलिए वेट कर लेते हैं, थोड़ा इंटरनेट स्लो है। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर पे मेरा एक OTP आ गया। ये जो OTP आया ना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे, ये दोनों OTP मेरा क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो 847360 ये मेरा OTP है, 847360। यहाँ पे मैंने प्रोसीड कर लिया। प्रोसीड करने के बाद देखिए मैं GST का जो रजिस्ट्रेशन अपना हो रहा है, जो हम लोग अप्लीकेशन दे रहे हैं, अप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप भी जानते हैं कि जो GST एक्ट है वो 2017 एक्ट है और इसमें रजिस्ट्रेशन किसका होता है, मतलब जो GST पूरे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अप्लाई है। इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। और GST रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म नंबर होता है वो GST RG 01 होता है। GST RG 01 ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि GST का रजिस्ट्रेशन होता है वो कितने नंबर फॉर्म में होता है, तो GST RG 01 फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो रेगुलर डीलर होते हैं वो भी RG 01 में अप्लाई करते हैं और जो कंपोजिट डीलर होते हैं वो भी GST RG 01 में ही अप्लाई करते हैं। अगर फ्रेश कंपोजिट डीलर अगर अप्लाई कर रहा है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो या ट्रेडर हो, अगर उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है और वो पहली बार अगर अप्लाई कर रहा है तो वो भी GST RG 01 में ही अप्लाई करेगा। और जो रेगुलर डीलर है वो भी तो GST RG 01 में ही अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए GST RG 01 में हम लोग फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एडिट जो एक्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर अभी हम लोग क्लिक करेंगे और आपके देखिए 10 सेक्शंस मतलब 10 पार्ट खुल गए पार्ट 2 में। तो हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अभी पार्ट 2 फिलअप करने के लिए हम लोग को टोटल 10 सेक्शन फिलअप करने पड़ेंगे। अब देखिए पहला सेक्शन इसमें क्या बोल रहा है कि बिजनेस का डिटेल अपने को भरना है। तो जिस सेक्शन को हम लोग फिलअप करते हुए चलेंगे वो सेक्शन क्या होगा, अपना ब्लू होता चलेगा। मतलब कहने का मतलब कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो अभी देखिए हम लोग बिजनेस डिटेल भरने वाले। तो बिजनेस डिटेल में अपने कंपनी का नाम क्या था, टेक प्राइवेट लिमिटेड। उसका ट्रेड का नाम भी है टेक प्राइवेट लिमिटेड। और अपना यहाँ पे देखिए कंस्टिट्यूशंस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे अपने को बिजनेस को कंस्टिट्यूशन सेलेक्ट करना है कि मेरी जो कंपनी है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है कि पार्टनरशिप कंपनी है कि कोई लोकल अथॉरिटी है कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ये आपको क्या करना है, यहाँ पे कंस्टिट्यूशन सेलेक्ट करना है। तो मेरी जो टेक प्राइवेट लिमिटेड है ना, ये मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डाला। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी मेरा ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पे अपना कम्युनिस्ट्रेट हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा कोलकाता नॉर्थ है तो मैंने कोलकाता नॉर्थ ले लिया और मेरा बैरकपुर डिवीजन के आता है, डिवीजन के अंदर आता है तो डिवीजन कोड मैंने बैरकपुर डिवीजन 1 ले लिया, ठीक है ना। और रेंज मैंने 1 ले लिया। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, ये कह रहा है कि क्या आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं तो रेगुलर डीलर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं कंपोजिशन स्कीम वाले ऑप्शन को मैं क्या करूँगा, ऑफ कर दूँगा। अब यहाँ से मेरे से रीजन्स पूछ रहा है कि क्या आपके पास रीजन्स क्या है। देखिए GST रीजन्स, GST रजिस्ट्रेशन कराने के यहाँ बहुत सारे रीजन दिए हुए हैं। आप इनमें से कोई भी एक रीजन अगर आपके ऊपर मतलब अप्लाई होता है ना तो आप GST का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसे तो आप देखिए वॉलंटरी तो करा ही सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि अपने बिजनेस का GST रजिस्ट्रेशन लेना हो तो आप ले ही सकते हैं। लेकिन देखिए ये सब कारण है, ये सब रीजन्स है जहाँ पे कंपलसरी आपको GST का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड लिमिट, जैसे कि मैं आपको एक का मीनिंग बताऊं कि जैसे कि सपोज कीजिए अगर आप गुड्स में बिजनेस करते हैं और आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर जो है 40 लाख क्रॉस कर गया, गुड्स के केसेस में अगर 40 लाख और सर्विस के केसेस में अगर 20 लाख क्रॉस कर जाता है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी बन जाता है। वहीं पे अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बात करें तो वहाँ पे जो ये केसेस है हाफ है। कहने का मतलब गुड्स के लिए 20 लाख रुपया है और सर्विसेज के लिए 10 लाख है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेघालय हुआ, असम हुआ, त्रिपुरा हुआ, वहाँ पे जो है ना अगर
आप गुड्स में बिजनेस करते हैं तो आपका टर्नओवर का जो लिमिट रखा गया है गुड्स के लिए 20 लाख रुपए का और सर्विसेज के लिए 10 लाख रुपए का। वहीं रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए ये क्या है, डबल है सीधा। गुड्स के केसेस में 40 लाख रुपया और सर्विसेज के केसेस में कितना है, 20 लाख रुपया। वहीं पे देखिए इंटर स्टेट सप्लाई दिया हुआ है। इंटर स्टेट सप्लाई में क्या बोला गया है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड या सर्विस में डीलिंग करते हैं तो भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी बनेगा। लाइबिलिटी टू पे रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कहने का मतलब अगर आरसीएम बेसिस पे आप गुड्स या सर्विसेज पर अगर आपको जीएसटी देना हो तो भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ट्रांसफ़र, अगर आपका बिजनेस ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी दूसरे पर्सन को आप ट्रांसफ़र कर देते हो तो उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। डेथ ऑफ प्रोप्राइटर के केसेस में, डीमर्जर के केसेस में, या बिजनेस का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेज हो, या मर्जर या अमलगमेशन का केसेस हो, या ई कॉमर्स ऑपरेटर में आप बिजनेस करते हो, या आप अपना बिजनेस जो है ना ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी रीजन्स हो, अगर इनमें से रीजन्स कोई भी रीजन्स अगर आपके ऊपर अप्लाई होता है ना तो आपको कंपलसरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो मेरे केसेस में जैसे क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड लिमिट, कहने का मतलब कि जो मैं गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग कर रहा हूँ उसका जो है टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है, तो मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे ये रीजन मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है भाई, तो मेरा मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2020 से कमेंसमेंट है, तो मैंने 1 अप्रैल 2020 से बिजनेस का नीचे कमेंसमेंट सेलेक्ट किया। और लाइबिलिटी भी मेरा क्या है, 1 अप्रैल 2020 से मेरी जनरेट हो रही है, तो मैंने यहाँ वही लिख दिया। अच्छा, ये सेक्शन देखिए, ये लोग कौन पढ़ेंगे, ये यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, मतलब जिनका पहले से जीएसटी से पहले, जिनका मान लीजिए कि आपका इंटरटेनमेंट टैक्स में या सेंट्रल एक्साइज में या वैट में ऑलरेडी वो लोग पहले रजिस्टर्ड थे, तो उन लोगों को ये सिलेक्ट करना है, और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे अगर पहले वैट में रजिस्ट्रेशन करा कर रखे थे वो लोग, तो अपना यहाँ वैट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपने वैट का रजिस्ट्रेशन नंबर बैठा देंगे। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ पहली बार, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं बैठाने वाला हूँ और मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। तो देखिए मैंने बिजनेस का डिटेल भर दिया, और बिजनेस का जैसे ही मैंने डिटेल भर दिया, ये मेरा सेक्शन क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब मैं प्रोमोटर और पार्टनर, या देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप के केसेस में क्या होता है, मतलब कहने का मतलब सोल प्रोप्राइटर ही उसका ऑथराइज पर्सन होता है, कहने का मतलब कि वही उसका मालिक, वही उसका ओनर होता है। तो प्रोप्राइटर, हम लोग प्रोप्राइटर का डिटेल भरेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर का डिटेल भरेंगे, ठीक है ना। और कंपनी के केसेस में देखिए किसी आप अकाउंटेंट का भी डिटेल भर सकते हैं और किसी डायरेक्टर का भी डिटेल भर सकते हैं। तो मेरे यहाँ जो है जो टेक प्राइवेट लिमिटेड है ना, यहाँ पे मैं एक डायरेक्टर का अपना डिटेल दे देता हूँ जो ऑथराइज पर्सन है, तो मैं उस डायरेक्टर का डिटेल भर देता हूँ। तो फर्स्ट नेम क्या आ जाएगा अपना डायरेक्टर का, मान लीजिए मेरा नाम लिख देता हूँ, डायरेक्टर का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। डायरेक्टर का डिटेल या किसी अकाउंटेंट का डिटेल दे सकते हैं। तो लास्ट नेम यहाँ पे यादव कर दिया, फादर नेम कर दिया यहाँ पे, डेट ऑफ मैंने कर दिया 12 जून, मोबाइल नंबर यहाँ बैठा देता हूँ, ईमेल आईडी बैठा देता हूँ। कंपलसरी नहीं है देना, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। डेजिनेशन क्या है इसका, इनका तो डायरेक्टर है ये साहब, और डायरेक्टर का डीन नंबर होता है 8 डिजिट का, तो मैं उनका एक डीन नंबर बैठा देता हूँ। यहाँ पे मैं उनका पैन नंबर बैठा देता हूँ। मैं उनका आधार नंबर 12 डिजिट का नंबर बैठा देता हूँ। यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया कि जो भी दे रहा हूँ नॉलेज में दे रहा हूँ, डिक्लेरेशन पे टिक लगाया और यहाँ पे बिल्डिंग नंबर एड्रेस वगैरह बैठा दिया।
फ्लोर नंबर सेकंड दे दिया, रोड दे दिया आपका, यही रोड मैंने कर दिया आपका, ठीक है ना। लोकेलिटी दे दिया बरानगर, कंट्री मैंने इंडिया दे दिया, यहाँ पे स्टेट में डब्ल्यू भी दे देता हूँ वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट मेरा है नॉर्थ 24 परगना, पिन कोड दे देता हूँ मैं 7,35,000। और यहाँ देखिए डायरेक्टर का फ़ोटो, मतलब अपना फ़ोटो अपलोड करना है तो मैं यहाँ पे फ़ोटो भी अपलोड कर देता हूँ। मैंने फ़ोटो अपलोड करके कर दिया सेव एंड कंटिन्यू। तो इस तरह मैंने प्रोमोटर का डिटेल दे दिया। अब ऑथराइज सिग्नेचर, तो देखिए ऑथराइज सिग्नेचर मतलब जो, मतलब कहने का मतलब कि जिनके पास साइन करने का पावर है, कारण जो ऑथराइज पर्सन्स है, तो उस ऑथराइज पर्सन्स का भी डिटेल हमको भरना है। तो ऑथराइज पर्सन्स वही पर्सन है, वही है जो डायरेक्टर का मैंने अभी डिटेल दिया, तो मैं उनका ही डिटेल देता हूँ, वही ऑथराइज पर्सन्स है, तो उनका फिर से मैं डिटेल दे देता हूँ। और फादर नेम उनका, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस उनका भर देता हूँ। चलिए, मेल, डेजिनेशन दे देता हूँ उनका, कौन है वो, डायरेक्टर है, और डिन नंबर मैं दे देता हूँ उनका। तो डिन नंबर दे दिया मैंने, पैन नंबर था TTPY, ये उनका मैं आधार नंबर दे दिया, डिक्लेरेशन दे दिया, बिल्डिंग नंबर दे दिया, सेकंड है, नेम ऑफ प्रेमिसेस जो है उनका टेक बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर भी सेकंड है, रोड जो है इनका बरानगर है, कंट्री मैंने इंडिया दे दिया, स्टेट वही WB, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ 24 परगना, पिन कोड 7,35,000। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑथोराइज सिग्नेचरी, ऑथोराइज सिग्नेचरी बोर्ड कॉपी का ना डिटेल मांग रहा है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मांग रहा है, ठीक है ना। तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन अलॉन्ग विद एक्सेप्टेंस लेटर, ये मेरे को अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मेरा जो है ना, एक मिनट रुक जाइएगा, एक्चुअली यहाँ पे ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ही है, लेकिन इसका डिटेल में एक काम करते हैं, इसका लेटर ही है, इसको मैंने अपलोड कर दिया लेटर ऑफ, इसको मैंने ओनली JPG, अच्छा ओनली JPG फाइल अलाउ है ना, एक मिनट रुकिए सर। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लेटर ऑफ ऑथराइज यहाँ पे मैंने अपलोड किया, और यहाँ पे फ़ोटो बोला था अपलोड करने के लिए, तो मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया एंड सेव एंड कंटिन्यू किया मैंने। तो देखिए ऑथराइज सिग्नेचरी का मैंने डिटेल डाल दिया। एंड ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, देखिए इसका आप डिटेल डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का हम लोग डिटेल डालेंगे, वही बिल्डिंग नंबर 2, फ्लोर नंबर 2 है, नेम ऑफ प्रेमिसेस जो है टेक बिल्डिंग है, अपना जो रोड है, रोड का डिटेल डालते हैं, ये आपका कोलकाता है, पिन कोड अपना डाल दिया, ईमेल एड्रेस अपना डाल दिया, ठीक है ना। ईमेल एड्रेस डालने के बाद अपना यहाँ पे नेचर ऑफ प्रेमिसेस, नेचर ऑफ पोसेशन ऑफ प्रेमिसेस का बताना है, मेरा खुद का बिल्डिंग है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या डिटेल डालूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का डिटेल डाल देता हूँ। और ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल का डिटेल है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसका साइज़ 1 MB के नीचे भी होना चाहिए, तो देखो साइज़ याद रखिएगा 1 MB के नीचे होना चाहिए,
तो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। नेचर ऑफ बिजनेस मेरे को बताना है कि मेरे बिजनेस का नेचर क्या है। तो जो मेरा बिजनेस का नेचर है वो रिटेल बिजनेस है, और रिटेल बिजनेस के साथ साथ मेरा मैन्युफैक्चरिंग का भी काम होता है, तो भी मैं टिक लगा देता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू। तो मैं इस तरह मैंने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल डाल दिया। अब देखिए, अगर आपका कोई ब्रांचेज वगैरह होता है ना, अगर बिजनेस का कोई दूसरा ब्रांचेज है सेम स्टेट के अंदर, तो उसका अगर डिटेल वगैरह डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो सिर्फ जो मेन बिजनेस है आपका, जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसी का डिटेल डालिए, ये देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी इसको स्किप करके आगे चला जाता हूँ। जिस तरह प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस का हम डिटेल भरे ना, आप ऐसे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का भी डाल सकते हैं, कोई इसमें अलग नहीं है, सब सेम है। अब मैं गुड्स एंड सर्विस, जिस सर्विस में मैं डीलिंग करता हूँ, जिस गुड्स में मैं डीलिंग करता हूँ, अगर गुड्स में डीलिंग करता हूँ तो उसका HSN कोड बैठाना पड़ेगा, और अगर सर्विस में डीलिंग करता हूँ तो SAC कोड बैठाना पड़ेगा। तो जिस गुड्स में मैं डीलिंग करता हूँ, मैंने उस गुड्स का यहाँ पर डिटेल बैठा दिया, और उसके बाद जिस सर्विस में मैं डीलिंग करता हूँ उसका भी डिटेल दे देता हूँ, फॉरेन डिप्लोमेटिक, ये मैं सर्विस का डिटेल वगैरह डाल दिया। तो सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। मतलब गुड्स एंड सर्विस का मतलब कहने का मतलब कि गुड्स का HSN कोड और सर्विस, सारे गुड्स एंड सर्विसेज का डिटेल नहीं डालना है। अगर आप बहुत सारे गुड्स में अगर डीलिंग कर रहे हैं तो कोई भी मिनिमम 3 आप अपलोड कर दीजिए, उससे ज़्यादा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है बैंक डिटेल। तो मैं बैंक डिटेल अभी देखिए, अभी जो है ना GST रजिस्ट्रेशन में बैंक डिटेल ऑप्शनल कर दिया है। अभी विदाउट बैंक डिटेल भी आप GST का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बाद में आप अपना बैंक डिटेल अपलोड कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं अभी ही अपलोड कर देता हूँ। मेरा एक बैंक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट किया, और एक सिलेक्ट करने के बाद मैं अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। और ये मेरा बिजनेस का है इसलिए करेंट अकाउंट है, और मैं अपने बैंक का IFSC कोड डाल देता हूँ 001356, ठीक है ना। ये डालने के बाद यहाँ पे मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट 1 पेज ऑफ बैंक स्टेटमेंट डाल देता हूँ। 1 पेज ऑफ बैंक स्टेटमेंट मेरा जो है, ये मेरा बैंक ऑफ स्टेटमेंट था, ये मेरा बैंक ऑफ स्टेटमेंट है। तो मैंने बैंक ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड कर दिया और सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, ठीक है ना। अब बैंक अकाउंट का डिटेल डालने के बाद देखिए यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, अगर मेरा प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड वगैरह नंबर है तो डालेंगे, प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन अगर हुआ तो उसका भी नंबर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, या स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर अगर अवेलेबल है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कीजिए, ठीक है ना। और लास्ट में आता है वेरिफिकेशंस। तो वेरिफिकेशन हम लोग करना कुछ नहीं है, इस पर टिक लगाना है डिक्लेरेशंस पे, और जिसका हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उनका नाम सेलेक्ट करेंगे और प्लेस देंगे हम लोग क्या है, कोलकाता। अब देखिए, ये जो GST रजिस्ट्रेशन के जो टोटल 10 सेक्शन थे ना, हम लोग मैक्सिमम फिलअप कर दिए हैं, 1 ही 2 हम लोग स्किप किए हैं, ठीक है ना। तो GST रजिस्ट्रेशन में जो मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट होता है, पार्ट A और पार्ट B। तो पार्ट A कैसे फिलअप होता है और पार्ट B कैसे फिलअप होता है, ये सारा मैंने सेक्शन आपको फिलअप करके दिखाया। अब कुछ नहीं, अब इसको लास्ट में सबमिट करना है। सबमिट के 2 तरीके होते हैं, आप सबमिट EBC के थ्रू भी कर सकते हैं और डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर EBC के थ्रू करेंगे तो एक OTP जनरेट होगा, OTP आपको पुट करके सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं। तो मैं डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही सबमिट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू में साइन कर दिया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद देखिए क्या एक मैसेज आएगा आपको, थैंक यू फॉर सबमिशंस, सिस्टम विल बी वेरीफाई, वेट 15 मिनट। तो इस सबमिट करने के बाद क्या होगा कि सिस्टम आप जो भी डिटेल दिए हैं पार्ट A और पार्ट B में, देखिए यहाँ पे थैंक यू फॉर सबमिशन, सिस्टम विल बी वेरीफाई एंड वैलिडेट द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड आफ्टर विच एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंड इन द नेक्स्ट 15 मिनट। मतलब क्या है, एक्नॉलेजमेंट आपका ERN नंबर जनरेट हो जाएगा 15 मिनट के अंदर में, 15 मिनट के अंदर में एक ERN नंबर जनरेट हो जाएगा, और इस ERN नंबर को आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखिए, क्योंकि ये जो आप GST रजिस्ट्रेशन जो अभी आपने अप्लाई किया है पार्ट A और पार्ट B में, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को आप दिए हैं तो गवर्नमेंट उसको एक बार वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद आपका मतलब कहने का मतलब 5 से 10-15 दिन के बीच में, कहने का मतलब 15 डेज के बीच में आपका एक GST नंबर, कहने का मतलब कि ID पासवर्ड आपका GST नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सर आज के क्लासेस में हम लोग क्या देखें, GST का रजिस्ट्रेशन कैसे हम लोग करते हैं। तो GST का रजिस्ट्रेशन हमने दोनों देखा कि पार्ट A का कैसे करेंगे और पार्ट B का कैसे करेंगे। पार्ट A से हम TRN नंबर जनरेट किए, और पार्ट B से टोटल 3 सेक्शन फिलअप करने के बाद हम लोग कैसे ERN नंबर जनरेट होता है, कैसे पार्ट B फिलअप होता है, ये हमने सीखा, ठीक है ना। तो इस तरह मेरा GST का जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे इसका वीडियो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ में बेल आइकन को भी
प्रेस करना मत भूलिएगा। और वीडियो और भी अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो बस सर आप मेरे लिए बस इतना ही कर दीजिए। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।